नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सक्सेस जोन में। सीटेट 2026 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम 2011, 12, 13, 14 यानी अब तक के सभी सीटेट पेपर्स को ईयर वाइज सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस पूरी सीरीज़ को शुरू से अंत तक ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो सीटेट में अच्छे अंक लाने की आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए हम शुरू करते हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं अपना सीटेट 2011 का सीटीपी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आज। ठीक है, और हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यानी जो प्राइमरी स्तर होता है उस पर शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण विधि में दक्षता, ऊंची आवाज़, पढ़ाने की उत्सुकता। तो इसका सही आंसर है धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर बच्चे छोटे और चंचल होते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक समझने और उनके साथ दृढ़ता बनाए रखने का गुण एक शिक्षक को सबसे प्रभावी बनाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक वातावरण में सीट चयन पर अभिभावक की आपत्ति पर उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? शिकायत करें, शिक्षक नियम स्पष्ट करें, नाम कटवा लें, प्रधान अध्यापक से कहें। तो इसका सही देखिए, अभिभावक की आपत्ति होगी तो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त प्रतिक्रिया होगी कि जो हमारे शिक्षक नियम हैं उनको स्पष्ट किया जाए। यानी शिक्षक को अभिभावक के साथ एक लोकतांत्रिक और सकारात्मक संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि वे शिक्षण उद्देश्य और कक्षा के नियमों को भलीभांति समझ सके। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, तार्किक चिंतन की अवस्था है। देखिए, तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक। चारों अवस्थाएं किसकी दी हुई हैं? प्याजे की। तो इसमें पूछा गया है कि जो तार्किक चिंतन की अवस्था है वो कौन सी है, कि किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है। तो इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक। और ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? ये होती है हमारी 7 से 11। कितनी? 7 से 11 वर्ष की। इसमें क्या होता है? तार्किक चिंतन से मतलब मूर्त, जैसे इसका नाम है मूर्त। मूर्त मतलब जो चीज़ सामने बच्चा देख सकता है, उसको छू सकता है, उसके बारे में क्या है, बच्चा सही और तार्किक ढंग से सोचने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की है। इसमें क्या है, बच्चा जो चीज़ें बच्चे के सामने है, ठीक है, या उसको छू सकता है, तो बच्चा उसके बारे में सही और तार्किक ढंग से सोचने लगता है। ठीक है, प्याजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु और घटनाओं के बारे में मूर्त रूप से तार्किक विचार करना शुरू कर देता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मन का मानचित्रण यानी माइंड मैपिंग संबंधित है। सृजनात्मक योजना, चित्रण प्रक्रिया, मन की क्रियाशीलता, मस्तिष्क बनावट। तो इसका सही आंसर है माइंड मैपिंग संबंधित है मन की क्रियाशीलता से। ठीक है, मन का मानचित्रण यानी माइंड मैपिंग से अर्थ है मन की क्रियाशीलता को बढ़ाना और अनुसंधान के जरिए विचारों को व्यवस्थित करना, जिससे सीखने की प्रक्रिया और अधिक सरल और प्रभावी हो सके। अब देखिए, माइंड मैपिंग क्या होती है? देखिए, माइंड मैपिंग का मतलब होता है कोई भी विषय है या कोई भी विचार है, उसमें से जो उस विषय में से जो मुख्य विचार है उसको एकदम सेंटर में रखा जाता है और उससे संबंधित जो भी विचार होते हैं उसको शाखाओं के रूप में व्यवस्थित करते हैं। मतलब देखिए, ऐसे समझिए, मन की क्रियाशीलता यानी हमारा मन है, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, यानी विचार होते हैं, वो जो है उसको एक व्यवस्थित तरीके से नहीं सोचता, लाइन में नहीं सोचता है, बल्कि एक विचार दूसरे विचार की ओर जुड़ता हुआ सोचता चलता है। ठीक है, तो माइंड मैपिंग ये होती है, बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है कि माने एक मुख्य विचार लिया, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को सोच गया, उससे क्या एक लड़ी सी बनती चली जाती है। अब ऐसे समझेंगे, जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर इसको समझाना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, जैसे छोटा बच्चा, मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, पेड़ तो क्या हो गया? मुख्य विचार। अब पेड़ से संबंधित और क्या क्या विचार आए कि पेड़ पर क्या है? फल भी लगते हैं, पेड़ से क्या है? छाया भी मिलती है, पेड़ से क्या होती है? ऑक्सीजन भी मिलती है, और पेड़ से क्या होती है? पेड़ क्या होता है? पेड़ जो है पक्षियों का घर भी है, पक्षियों का
घर भी है। तो मुख्य विचार क्या होता है इसमें? पेड़। बाकी के इस विचार से सारी ये शाखाओं के रूप में बन गए अन्य विचार। इसी को कहते हैं माइंड मैपिंग। अब इसी चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, किसी कागज़ पर ले लेते हैं, कागज़ पर डायग्राम की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है माइंड मैपिंग डायग्राम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्राथमिक स्तर पर सीखने की समस्याओं का समाधान करने का सबसे प्रभावी तरीका। प्राथमिक, देखिए हमारा पेपर जो हम लाए हैं ये आज, ये 1 to 5 यानी ये प्राइमरी लेवल के लिए है। तो हमारे सारे प्रश्न भी जो है प्राथमिक स्तर से ही संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर सीखने की समस्याओं का समाधान करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सामग्री प्रयोग, रटना, कहानी कथन, शिक्षण विधियाँ, विविध शिक्षण विधियाँ। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है विविध शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर हम क्या करेंगे? अब हम क्या है, तरह तरह के जो टीचिंग मेथड दिए हुए हैं उनका हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की शैली अलग होती है। विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करने से हम बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और उन्हें बेहतर सीखने का अवसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी गतिविधि सृजनात्मकता का पोषण करती है? कौन सी गतिविधि सृजनात्मकता का पोषण करती है? सृजनात्मकता, समान गतिविधि, प्रश्न पूछने के अवसर, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, केवल परीक्षा। तो इसका सही आंसर है प्रश्न पूछने के अवसर। ठीक है, सृजनात्मकता क्या होगी? तभी तो पता चलेगी कि बच्चा कितना सृजनात्मक है, कितना नए तरीके से चीज़ों को सोच सकता है। सृजनात्मकता मतलब यही तो होता है, किसी एकदम नया विचार, एकदम नई चीज़ को बनाना या उसकी को क्रिएट करना। ठीक है, अब क्लास में प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछने के अवसर मिलेंगे बच्चे को सब ज़्यादा, तो उसी से पता चलेगा कि जो बच्चा है सीख जो रहा है उसको कितने तरीक़ों से और उसको समझ रहा है, उससे कुछ नया भी बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। जब हम विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और स्वतंत्र रूप से नए विचार प्रस्तुत करने के अवसर देते हैं तो उनकी सोचने की मौलिक क्षमता और सृजनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का विकास कब शुरू होता है? देखिए तार्किक चिंतन, अब तार्किक चिंतन जो है, फिर से तार्किक चिंतन कब होता है? कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और वो कब से शुरू होती है? 11 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, पियाजे के सिद्धांतों में 7 से 11 वर्ष की उम्र मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यह वह समय है जब बच्चा प्रतीकों और वस्तुओं के आधार पर तार्किक रूप से सोचने की शुरुआत करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सार्थक अधिगम तब होता है जब सामग्री प्रयोग हो, व्याख्या हो, परीक्षाएं हो, वास्तविक जीवन से जुड़ाव हो। तो इसका सही आंसर है वास्तविक जीवन से जुड़ाव। यानी देखिए कोई भी विद्यार्थी क्लास में सबसे अच्छी तरीके से तब सीख पाएगा, तब अच्छे से लर्निंग कर पाएगा जब जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उदाहरण बताए जा रहे हैं, वो उसकी जो रियल लाइफ है, डेली लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ों को बताएंगे। उससे क्या होगा, वो अच्छे ज़्यादा जल्दी समझ पाएगा और उसको क्या है अच्छे से समझ पाएगा, और वो जो लर्निंग होगी वो भी क्या होगी, लंबे टाइम तक चलेगी। ठीक है, जब विद्यार्थी कक्षा में सीखी गई बात को अपने वास्तविक जीवन के उदाहरणों से सीखते हैं तब अधिगम सबसे अर्थपूर्ण और स्थायी बनता है। यानी जो वो सीखेगा उस तरीके से वो क्या होगा, स्थायी हो जाएगा, परमानेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। व्यापक प्रक्रिया, लक्ष्य उन्मुख, अनध्ययन, केवल संस्थान में सीखना। पूछा गया है कि सीखने की इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? क्या सीखना व्यापक प्रक्रिया है? बताइए, बिल्कुल ठीक बात है। लक्ष्य उन्मुख है, बिल्कुल ठीक है। अनध्ययन ठीक है। केवल संस्थान में सीखना, देखिए ये विशेषता नहीं है कि सीखना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहीं पर सिखाया जा रहा है। सीखना तो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, सीखना मतलब अधिगम एक निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो विद्यालय की 4 दीवारी से बाहर भी होती है, इसलिए केवल किसी संस्थान तक सीमित नहीं है। ठीक है, वैसे भी हमारी NEP 2020 कहती है कि सीखना क्या होना चाहिए, विद्यालय से बाहर भी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था। दृष्टिबाधित यानी जिन बच्चों को
आँखों से संबद्ध यानी जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था क्या है? माता पिता सहायता, ब्रेल सामग्री, विशेष अध्ययन, सहभागी समावेशी कक्षा। तो इसका सही आंसर है सहभागी समावेशी कक्षा। देखिए समावेशी कक्षा क्या है? सामान्य समावेशी कक्षा को अगर आप एकदम इजी शब्दों में समझना चाहते हैं तो इतना सा है कि समावेशी कक्षा वह है जिसमें सामान्य, दिव्यांग मतलब जिनको शारीरिक या मानसिक रूप से किसी प्रकार की क्या है क्षति है शरीर में या हानि है, ठीक है, या किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक दोष है। सामान्य, दिव्यांग, गरीब, अमीर यानी सारे बच्चे हैं एक साथ पढ़ते हैं और हर टीचर जो है हर बच्चे की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाते हैं। एकदम इजी लैंग्वेज है। समावेशी कक्षा होगी जिसमें सारे बच्चे क्या हैं, कोई भी बच्चा उसमें अलग नहीं है, सब बच्चे साथ पढ़ते हैं, ठीक है। और हमारी NEP 2020 भी इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकता नहीं है। सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुरक्षा, अपशिष्ट बाहर निकालना, स्नेह, आत्मसम्मान। सामाजिक मनोवैज्ञानिक पूछ रहा है। अब देखिए शारीरिक सुरक्षा भी होगी, समाज में रहते हैं, ठीक है, और हमारे मन के लिए शरीर के लिए भी ज़रूरी है शारीरिक सुरक्षा। स्नेह यानी प्यार भी ज़रूरी है, आत्मसम्मान भी ज़रूरी है। लेकिन जो अपशिष्ट बाहर है निकालना है, अपशिष्ट मानी जो शरीर से गंदगी होती है, ठीक है, हम गंदगी को किसी की फॉर्म में बाहर निकालते हैं तो वो हमारे सामाजिक या मनोवैज्ञानिक यह अवस्था हमारी नहीं है, ठीक है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना एक विशुद्ध जैविक या शारीरिक आवश्यकता है, जबकि स्नेह और आत्मसम्मान सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है संवेगात्मक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है। संवेगात्मक विकास सबसे अधिक जो प्रभावित होता है पूछा गया है कहाँ पर होता है? विद्यालय, समाचार पत्र, घर का वातावरण, खेल का मैदान। तो संवेगात्मक विकास सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो हमारे घर के वातावरण पर होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, देखिए घर में जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा समय बिताता है अपने घर में, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने जो फैमिली में और मेंबर्स होते हैं सबसे ज़्यादा उनके साथ समय बिताता है। अब घर में जो है मम्मी पापा का प्यार भी मिलता है, सुरक्षा मिलती है, उनसे अपनापन मिलता है और उनको भावात्मक सहारा भी मिलता है, ठीक है। तो इसी कारण जो है वह जो है अपनी भावनाओं को बच्चा सही तरीके से समझना और उनको व्यक्त करना सीखता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो संवेगात्मक विकास जो होगा वो हम कहाँ पर होगा? घर में, ठीक है। तो परिवार सब बच्चे की पहली पाठशाला होती है। घर का वातावरण, माता पिता का व्यवहार और घरेलू स्थितियाँ बच्चे के संवेगात्मक विकास पर सबसे गहरा असर डालती हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षक की प्रभावशीलता का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? इसमें पूछा गया है जो शिक्षक की प्रभावशीलता है उसका सबसे अच्छा संकेतक क्या है? गृह कार्य, विद्यार्थी के अंक, सक्रिय सहभागिता, अनुशासन। तो इसका सही आंसर है सक्रिय सहभागिता। देखिए सक्रिय सहभागिता का क्या मतलब है? देखिए टीचर जो होते हैं केवल टीचर का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है कि पढ़ा लिया बैठ गए, पढ़ा दिया बैठ गए। टीचर का क्या होता है? सक्रिय सहभागिता तब होगी जब टीचर जो है सिर्फ पढ़ा कर ना बैठ जाए बल्कि पूरी क्लास में हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल हो। जब कक्षा में विद्यार्थी केवल मूक दर्शक नहीं होते हैं बल्कि सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और प्रश्न पूछते हैं तो ये शिक्षक के पढ़ाने की गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि एक टीचर जो है मात्र एक लेक्चरर नहीं है, व्याख्याता नहीं है कि क्लास में लेक्चर दिया और हो गया काम। टीचर की भूमिका क्या है? गाइड की भूमिका भी है, मोटिवेटर की भूमिका भी है, फैसिलिटेटर की भी भूमिका है। यानी जो टीचर एक मार्गदर्शक भी है, बच्चे के लिए प्रेरक भी है और बच्चे का एक सहयोगी भी है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा वृद्धि यानी ग्रोथ का लक्षण नहीं है? जीवन भर चलना, जैविक परिवर्तन, मापनीय आकार में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है जीवन भर चलना। देखिए वृद्धि का मतलब होती है शरीर का जो आकार है उसमें परिवर्तन। अब ये एक एज होती है, निश्चित एक एज होती है जिसके टाइम बाद जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है। तो इसमें जीवन भर चलता है तो पूछा गया है तो लक्षण नहीं है। तो जो ग्रोथ होती है यानी वृद्धि वो जीवन भर नहीं चलती है, विकास चलता है जीवन भर।
जो वृद्धि होगी वो एक टाइम के बाद खुद ब खुद रुक जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचम उपवेद के रूप में किसे जाना जाता है? वेदांत, कोश विद्या, शिल्प, नाट्यशास्त्र। देखिए ये नाट्यशास्त्र है, ये नाट्यशास्त्र नहीं है। ठीक है, ये नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र। ठीक है। पूछा गया है कि इसमें पंचम वेद के रूप में किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर भी क्या है? नाट्यशास्त्री है। देखिए हमारे यहाँ पर 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इसमें पूछा गया पंचम वेद कौन सा है? नाट्यशास्त्र। अब ये किसने इसकी रचना की है? भरत मुनि ने। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र को वेदों के सार और तत्वों के समावेशी स्वरूप के कारण प्राचीन भारतीय परंपरा में पंचम वेद माना गया है। ये ध्यान रखेंगे, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि में। ये हमारा विषय भाषा जो प्रथम भाषा है हिंदी, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्रश्न है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के संबंध में सही पूछा गया क्या है? यानी बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के संबंध में कौन सा इसमें से सही है? नहीं सीख सकते, सामान्य स्कूल नहीं, अनुकूलन से सीख सकते हैं और केवल विशेष स्कूल। तो इसका सही आंसर होगा अनुकूलन से सीख सकते हैं। यानी जो बौद्धिक अक्षमता, यानी जो मानसिक रूप से भी जो है थोड़ा सा, जो जिनके सीखने की गति क्या या तो कमी होती है बिल्कुल या नहीं होती है, लेकिन अगर जो ऐसे भी बच्चे हैं तो वो कैसे सीख सकते हैं? वो सीख सकते हैं अनुकूलन से। अब अनुकूलन का मतलब होता है अडेप्टेशन। अनुकूलन को इंग्लिश में बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है यानी खुद को नई परिस्थिति के अनुसार ढालना। अब किसी बच्चे पर क्या होगी, ये कैसे अप्लाई होगी? देखिए बच्चा जो है नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को क्या ढाल कर सीखता है। यानी सीखना केवल जो है किताब पढ़ना नहीं होगा, बल्कि जो है नए अनुभवों के अनुसार अपने ज्ञान और व्यवहार में परिवर्तन करना भी सीखता है। तो अनुकूलन यानी जो बच्चा है वो अपने आप को, जो स्थिति है उसमें अपने आप को क्या है ढाल लेता है। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे भी उचित शैक्षणिक सहयोग, प्यार भरे वातावरण और अनुकूलित शिक्षण विधियों का उपयोग करके सीखने में प्रगति कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझना किस क्षेत्र में है? समाज दर्शन, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, प्रशासन। तो इसका सही आंसर है शैक्षिक मनोविज्ञान। छात्रों की मानसिक क्षमताओं, सीखने की शैली और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर किया जाता है। और अगला प्रश्न है, सीखने में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है? पुराने से अलग, दिशा देती है, गति कम, स्मरण बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर है दिशा देती है। अभिप्रेरणा मतलब, अभिप्रेरणा से क्या होता है? सीखने में रुचि उत्पन्न करती है, विद्यार्थियों को क्या करती है? एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यानी अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? किसी भी जो हमारा लक्ष्य है उसको करने के लिए हमको मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पाठ्यचर्या, करिकुलम का क्या अर्थ है? संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तक, विषय। तो इसका सही आंसर है संपूर्ण कार्यक्रम। पाठ्यचर्या का मतलब होता है, इसमें मतलब सिर्फ किताबें नहीं होती है, इसमें विद्यालय के वे सारे अनुभव यानी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं सभी, ठीक है, आते हैं। ये वे कार्यक्रम जिनसे विद्यार्थी का सर्वांगीण पूरा ऑल ओवर विकास होता है। अनुभव पर आधारित शिक्षा पद्धति, शिक्षण सिद्धांत, विकास सिद्धांत, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा। 20 प्रश्न नंबर हमारा 20 है। यानी जो अनुभव पर आधारित शिक्षा पद्धति है वो इसमें से कौन सी है? शिक्षण सिद्धांत, विकास सिद्धांत, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर है शारीरिक शिक्षा। देखिए शारीरिक शिक्षा पूरी तरह से करने सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, जहां बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से अपने शारीरिक और मानसिक कौशल विकसित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, रुचि और अनुभव से नई परिस्थितियों में सीखना किस सिद्धांत से है? रुचि और अनुभव से नई परिस्थितियों में सीखना किस सिद्धांत से है? ये हमारा प्रश्न देखिए इसी से रिलेटेड करके हमारा पहला प्रश्न आया था अभी, कि यानी नई परिस्थितियों में सीखना। अभ्यास नियम, अनुकूलन नियम, तत्परता नियम, सादृश्य नियम। तो इसका सही आंसर है अनुकूलन नियम। अनुकूलन के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने पुराने अनुभवों का उपयोग नई परिस्थितियों को समझने और उन्हें सीखने में करता है। अगला प्रश्न है,
कौन सा पाठशाला होने का संकेत नहीं है? यानी स्कूल, पाठशाला मतलब स्कूल होने का कौन सा संकेत नहीं है? सहयोग होता है स्कूल में, सहयोग बिल्कुल। नवीनता, नवीनता होती है। जिज्ञासा, ठीक है। पूर्वाग्रह, तो इसका सही आंसर है पूर्वाग्रह। एक अच्छी पाठशाला में जिज्ञासा और तर्क का स्वागत होता है, जबकि पूर्वाग्रह विचार सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और संकीर्णता डालते हैं। देखिए, पूर्वाग्रह मतलब बिना सही जानकारी या प्रमाण के पहले से ही किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसके बारे में कोई विचार बना लेना, राय बना लेना कि ये अच्छी है या बुरी है। अब जैसे विद्यालय में क्या है, विद्यालय में हमको पूर्वाग्रह को समझना है तो क्या है, जैसे कोई टीचर है, अगर उसकी ये सोच है, ये सोच रखता है कि गाँव के बच्चे जो है पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, ठीक है, तो अब वो क्या करता है, इस सोच के कारण वो बच्चों को कम अवसर देता है। तो ये पूर्वाग्रह रहता है, यानी कोई पुरानी सोच है जिस पर क्या अभी आप चल रहे हो, उसको मान रहे हो, ठीक है। तो ये विद्यालय होने का, ये पाठशाला होने का संकेत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा। ये प्रश्न हमारा पहले भी आया था, ठीक है, इससे रिलेट करके आया था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शिक्षा होती है वो क्या, कैसी होती है? विशेष विद्यालय, अलग पद्धतियाँ, विशेष शिक्षक, समावेशी कक्षा। तो इसका सही आंसर है समावेशी कक्षा। यानी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, यानी जो हमारी NEP 2020 है, इसमें क्या है, समावेशी कक्षा का समर्थन किया जाता है, जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी बनाने हेतु तुलना करें, विविध तकनीकें हो, लिखित परीक्षा हो, अंक पर ध्यान दें। तो इसका सही आंसर है विविध तकनीकें। यानी आकलन को अगर हमें उपयोगी बनाना है तो उसमें क्या, हमको विविध तकनीकों का यूज़ करना पड़ेगा। आकलन विद्यार्थी की प्रगति को समझने के लिए केवल परीक्षा काफ़ी नहीं है। अवलोकन, पोर्टफोलियो और विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके ही सटीक आकलन संभव है। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया। ये देखिए, डिसलेक्सिया जितने भी हमारे पठन दोष हैं, यानी अक्षमता दोष हैं, इनसे कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आता है हमेशा। अब जैसे ये प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणित, पठन, व्यवहार, मानसिक। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन से। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चों को शब्दों को पढ़ने, अक्षरों को पहचानने और उन्हें जोड़ने में कठिनाई होती है, ऐसे समझिए। देखिए, अब जैसे कोई बच्चा है, उसमें क्या है, पढ़ने से संबंधित है। अब कोई बच्चा क्या है, डी लिखा है उसको बी पढ़ रहा है, बी लिखा है उसको डी पढ़ रहा है, यानी इसमें क्या है, पढ़ने से संबंधित होती है, बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, सीखने में माता पिता की भूमिका। अब देखिए, सीखने में, लर्निंग में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? आलोचना, सहानुभूति, तटस्थ, नकारात्मक। तो इसका सही आंसर है सहानुभूति। माता पिता का सहानुभूति व्यवहार बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा देता है, जिससे बच्चा सीखने के दौरान होने वाली अपनी गलतियों से डरता नहीं है, ठीक है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने कभी कम मार्क्स आए हैं या कोई बच्चे की कंप्लेंट स्कूल से मिली है तो बच्चे को क्या है, मम्मी पापा ये दोनों लोग क्या डांटने पर लग रहे हैं, उल्टा सीधा उसको सुनाने पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा मिलनी चाहिए, प्यार से उसको समझाना चाहिए, ताकि अगर बच्चा आगे गलती भी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो डरता नहीं है, ठीक है। सहानुभूति पूर्वक व्यवहार होना चाहिए मम्मी पापा का। 27, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। ये किससे संबंधित सिद्धांत है? यानी ये कौन सा सिद्धांत है जो ये कहता है कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण, अंतःक्रिया, अंतर्संबंध। तो इसका सही आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, इसे ही मनोविज्ञान में निरंतरता का सिद्धांत कहा गया है। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इंसाइट थ्योरी, यानी जो सूझ वाला सिद्धांत, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसको सूझ सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसने दिया है? वॉटसन, ड्यूई, थॉर्नडाइक, कॉलर। तो इसका सही आंसर है कॉलर। देखिए, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कॉलर ने, ठीक है। जिसके अनुसार समस्या का समाधान अचानक सूझ या समझ के माध्यम से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, समवयस्क समूह से सबसे अधिक सामाजिक संपर्क, यानी समवयस्क यानी जो बराबर के जो एज ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, सबसे अधिक सामाजिक संपर्क कौन सी अवस्था में होता है? ये
शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। तो इसका सही आंसर है उत्तर बाल्य अवस्था। और उत्तर बाल्य अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष की। यानी ये व्यवस्था है जहाँ बच्चा परिवार से निकलकर दोस्तों और अपने हम उम्र साथियों के समूह में अधिक घुल मिलकर सामाजिक कौशल सीखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए किसने दी थी ये 4 अवस्थाएं, ये सभी को पता है, एरिक्सन, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग। तो इसका सही आंसर है पियाजे। जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास को 4 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में विभाजित किया है। कौन कौन सी? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक अवस्था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज के प्रश्नों में आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, अगली क्लास में हम CTET के अगले वर्ष का प्रीवियस ईयर पेपर पूरी व्याख्या के साथ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।